दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग होयसल वंश यादव वंश के बारे में क्या किया था बता चुके थे। अब हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं लोग। तो ये देखते हैं लोग कश्मीर के बारे में। ठीक है, ये रहा कश्मीर का टॉपिक। ठीक है, देखिए कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी संस्कृत के कलहण की पुस्तक राजतरंगी से मिलती है। कहने का मतलब जो कश्मीर के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन सी किताब से मिलती है, तो कलहण की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राजतरंगी। उसी पुस्तक से कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं, कुछ पता चलता है। ठीक है, देखिए राजतरंगी के बारे में आइए कुछ जानते हैं लोग। यह ऐसा संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया। कहने का मतलब राजतरंगी एक ऐसा पुस्तक है, ठीक है, जिसमें संस्कृत भाषा में सही तरीका से यानी लाइन बाय लाइन इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया था। ठीक है, देखिए यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कलहण ने पक्षपात रहित होकर राजा के गुण और दोषों का वर्णन किया है। कहने का मतलब कहने का मतलब कि जो ये पुस्तक है कलहण के राजतरंगी, जिसने भी लिखा है इसमें राजा के गुण और दोषों का वर्णन किया है। ठीक है, देखिए इसमें तीन वंशों की जानकारी मिलती है। किसमें, तो राजतरंगी जो पुस्तक है कलहण की राजतरंगी पुस्तक, उसमें तीन वंशों की जानकारी मिलती है। पहला वंश कौन है, कारकाट वंश। ठीक है, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। तो आइए एक एक करके हम इस वंशों के बारे में जानते हैं लोग। ठीक है, देखिए आगे सॉरी 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 पहले हम लोग कारकेट वंश के बारे में पढ़ेंगे ना। चलिए देखिए कारकेट वंश ये देखिए, इसका जो संस्थापक थे कौन थे, दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे, दुर्लभ वर्धन थे। इसके दरबार में वेनसंग आया था। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि वेनसंग कश्मीर गया था, तो कश्मीर गया था और किसके दरबार में आया था, तो दुर्लभ वर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, इस वंश का जो शासक था तारापिंड सबसे क्रूर शासक था। क्रूर कहने का मतलब अत्याचारी, विनाशकारी। ठीक है, तो ये कौन, तो कारकेट वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था, तो तारापिंड था। देखिए इस वंश का सबसे योग्य शासक यानी शिक्षित शासक ललिता द्वितीय मुक्तापिंड था, जिसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। कौन, ललिता ललिता द्वितीय। ठीक है, किसको पराजित किया था, तो यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। देखिए कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध वारतंड मंदिर ललिता द्वितीय द्वारा बनाया गया था। कश्मीर में एक मंदिर बनाया गया था। ठीक है, अभी भी है, वो प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस है। उस मंदिर का नाम मार्तवंड मंदिर है, जिसको ललिता द्वितीय द्वारा बनाया यानी ललिता द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, तक्षशिला, राजपुताना, सिंहपुर, उड़ीसा और पुंछ इसी वंश का क्षेत्र था। किस वंश का, कारकेट वंश का। ठीक है, कारकेट वंश का क्षेत्र कौन कौन था, तक्षशिला था, राजपुताना था, सिंहपुर था, उड़ीसा था और पुंछ था। इस वंश का जो अंतिम शासक था जयपिंड था। किस वंश का, हम लोग कारकेट वंश पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, जयपिंड था। देखिए दामोदर गुप्त, उद्रभट्ट तथा क्षीर नामक विद्वान जयापिंड के दरबार में रहते थे। यानी कहने का मतलब जयपिंड के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, तो दामोदर गुप्त, उद्रटट, ठीक है, और क्षीर, ये तीन ऐसे विद्वान थे जो जयापिंड के दरबार में क्या करते थे, निवास करते थे यानी रहते थे। 1810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई। कितने ईस्वी में, 1810 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, जयपिंड की मृत्यु हो गई। और 9वीं सदी के शुरुआत में ही कारकेट वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दूसरा क्या है, उत्पलावन वंश। तो आइए उत्पलावन वंश के बारे में जानते हैं लोग। कारकेट वंश के बाद कौन सा वंश कश्मीर पर कौन सा वंश आया, तो उत्पल
वंश का क्या हुआ, अधिकार हुआ, यानी उत्पन्न हुए। इस वंश का जो संस्थापक थे न कौन थे, अवंती वर्मन थे। किस वंश का, उत्पल वंश का। इन्होंने अवंतीपुर नामक नगर बनाया था। यानी अवंती वर्मन ने कौन सा नगर बनाया था, तो अवंतीपुर नामक क्या बनाया था, नगर यानी शहर बनाया था। देखिए, रचनात्मक एवं आनंद वर्मन नामक कवि अवंती वर्मन के दरबार में रहते थे। अवंती वर्मन के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे, एक रत्नाकार कवि थे और दूसरा आनंद वर्मन थे। अवंती वर्मन का योग्य मंत्री शूर था। अवंती वर्मन का योग्य मंत्री यानी शिक्षित मंत्री कौन था, शूर था। अवंती वर्मन के समय सुयूर नामक अभियंता ने नहरों से सिंचाई का निर्माण करवाया था। कहने का मतलब, अवंती वर्मन के जब शासन कर रहे थे तो उसके समय एक सुई नामक कोनो अभियंता थे, यानी इंजीनियर। अभियंता मतलब क्या होता है, इंजीनियर, जिन्होंने नहरों से सिंचाई का क्या किया था, निर्माण करवाया था। अभी भी हम लोग देखते हैं लोग कि नहर के पानी से बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं लोग, उससे सिंचाई करते हैं लोग और खेत में अपना क्या कहते हैं, पानी उनी पटाते हैं लोग और उस फसल को उपजाऊ बनाते हैं। तो वैसा ही कौन थे, सुई अभियंता, जो कि इंजीनियर बोला जाता है, अभियंता। ठीक है। अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी शंकर वर्मन ने गुर्जर को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहने का मतलब, जो अवंती वर्मन के उत्तराधिकारी थे, यानी उनका एक बेटा था या कोई उत्तराधिकारी था। ठीक है। उन्होंने शंकर वर्मन से गुर्जर का क्या किया, गुर्जर एक क्षेत्र है उसको जीत कर, जैसे गुर्जर प्रति आप लोग पीछे पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है। उन्हें जीत कर अपने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुगंधा ने शासन की। ठीक है। कौन शासन की, सुगंधा ने, अवंती वर्मन के बाद। इस वंश में प्रथम महत्वाकांक्षिका शासिका रानी दिद्धा थी, जो क्षेमागुप्त की पत्नी थी। रानी दिद्धा किसकी पत्नी थी, क्षेमागुप्त की पत्नी थी। ठीक है। इस वंश की क्या थी, प्रथम महत्वाकांक्षिका थी, यानी रानी थी, राजा शासन करने वाली महिला थी। कौन, रानी दिद्धा। देखिए, इनकी मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद, ये रानी दिद्धा की मृत्यु के बाद इस वंश की बागडोर संग्राम राज के हाथ में आई, किंतु संग्राम इस वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दी। करने के बाद जब ये रानी खत्म हो गई तो ये सब इस वंश का जो बागडोर था, एक संग्राम राज क्या थे, एक व्यक्ति थे। इन्हीं के हाथ में क्या किया था, वो वंश को सौंप दिया गया। लेकिन संग्राम राज ने इस वंश का क्या किया, अंत कर दिया, यानी इसका नामो निशान मिटा दिया और उसके जगह पर लोहार वंश की स्थापना की। तो आइए अब हम लोग तीसरा लोहार वंश के बारे में जानते हैं लोग। देखिए, उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया। किसके बाद, उत्पल वंश के बाद कौन सा वंश आया, लोहार वंश आया। इस वंश के संस्थापक कौन थे, संग्राम राज थे। ठीक है। संग्राम राज ने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से मोहम्मद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा। कहने का मतलब, संग्राम राज ने उनके मंत्री थे, उन मंत्री का नाम क्या था, तुंगनाथ। ठीक है। और वो कहाँ के थे, भटिंडा के थे। तुंग जो राजा थे कहाँ के थे, भटिंडा के थे। इन्होंने त्रिलोचन पाल की ओर से, कहाँ से, त्रिलोचन पाल की ओर से मोहम्मद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था, लड़ाई करने के लिए। ठीक है। देखिए, इस वंश का जो शासक था ना, हर्ष, एक अयोग्य शासक था। ठीक है। लोहार वंश का जो एक शासक था हर्ष, ये क्या था, एक शिक्षित राजा था। इसके समय कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा। इसने नीरो की उपाधि धारण की थी। किसका उपाधि, नीरो की उपाधि कौन धारण किया था, तो हर्ष ने धारण किया था। हर्ष स्वयं एक कवि था और कई भाषाओं एवं विधाओं का ज्ञाता भी था। इसके दरबार में कल्हण नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने रात तरंगी नामक पुस्तक लिखी है, वही विद्वान रहते थे। किसके दरबार में, हर्ष के दरबार में। हर्ष क्या था, एक कवि भी था, कई भाषा और विधाओं में क्या था, वो विद्वान व्यक्ति था। इस वंश का जो अंतिम शासक था जय सिंह था। किस वंश का, लोहार वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, जय सिंह था। इन्हीं के जय सिंह के काल में ही राज तरंगणी पुस्तक क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी, यानी पूरा हुआ था।
इसके बाद कश्मीर पर यौन आक्रमण हो गया। किसका आक्रमण? यौनों का आक्रमण हो गया। ठीक है, देखिए जब यौन का आक्रमण हुआ था तो यौन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया। यौन आक्रमण किया तो उसके बाद कौन शासकों ने? तुर्क शासकों ने क्या किया? कश्मीर पर अधिकार कर लिया। सबसे योग्य तुर्क शासक जैनुल आबेदीन थे। कहने का मतलब जो सबसे तुर्क शासक और शिक्षित शासक कौन थे? जैनुल आबेदीन थे। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि कश्मीर का अकबर किससे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल, ओ तेरी किधर चलती, जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे कहता है? जैनुल आबेदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा था? तो जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कश्मीर के इतिहास पे क्या किए? ख़त्म कर दिए लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।